नहीं, डबल इंजन सरकार तो सबके लिए था जी, ऐसा नहीं था, वो सबके लिए था। और महोदय इससे लगभग 21,42,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर मैं अन्नदाता किसानों की तरफ बढ़ूं, 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन खरीद हुआ है। शिवपाल जी अगर थोड़ा नोट कर लेंगे तो थोड़ा एक देख लेना कि डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। 12 से 17 के बीच में 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान मीडिएटर के माध्यम से ही हुआ, एजेंट के माध्यम से हुआ, लेकिन हुआ। और 17 से 22 के बीच में 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ है और यह खरीदा गया है, और 40,159 करोड़ रुपए का सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भुगतान हुआ है। अब ये 12,800 करोड़ और 40,159 करोड़ रुपए में ये तो तिगुने से अधिक पैसा है, यानी अन्नदाता किसान को 3 गुना अधिक दाम मिला है। लागत का भी देखिए, एमएसपी की घोषणा 67 में हुई थी। हाँ, वो तो हर व्यक्ति जान रहा है। 2018 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एमएसपी का नया घोषित किया तो उसमें लागत का 1.5 गुना सीधे किसान को मिल रहा है, और एमएसपी की घोषणा उसी आधार पर हुई है। ये पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ है, और ये मोदी सरकार ने दिया है, डबल इंजन सरकार ने ये अन्नदाता किसानों को दिया, इससे पहले कोई नहीं दे पाया था। धान 12 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ, 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, ये भी एजेंट के माध्यम से, मीडिएटर थे। 17 से 22 के बीच में 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ और 50,420 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। ये धान का मूल्य भुगतान किसान के डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हुआ है। और इस वर्ष भी अब तक 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय हुआ है, 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में हुआ है। अगर आप जोड़ेंगे लगभग 3 गुना से ज्यादा है ये। देखिए, ये अन्नदाता किसान की आमदनी को बढ़ाने के तरीके, और हमारे राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्य होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे गन्ना किसानों का। चौधरी साहब की क्रम भूमि रमाला की चीनी मिल इसी सरकार में बन पाई। पिछली सरकार को फुर्सत ही नहीं थी चौधरी साहब के नाम पे वोट लेने के लिए। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे वोट लिया जाता है, लेकिन उनके किसी आदर्श को फॉलो नहीं किया जाता। ऐसे चौधरी साहब के साथ भी होता था। रमाला चीनी मिल, बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल, गोरखपुर की पिपराई चीनी मिल, ये सब डबल इंजन सरकार के द्वारा ही लगाई गई। और अब तक 1,98,434.98 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। और मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं आगे क्या पूछने वाले हैं आप। हाँ, कर रहे हैं। और कुल 5800 से लेके 6,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया है। 119 चीनी मिलें चली, 119 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है।
महोदय, हमारा बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था। यह विभाग तो आपके पास नहीं रहा होगा, क्यों? पानी नहीं, इस समय पीने के लिए पानी का मैंने परीक्षा में एक डैम बनाया था, पूरा नहीं की। पानी पीने के लिए पीने के लिए हैं? पीने के लिए झांसी और बुंदेलखंड पीने के लिए। हाँ, और उस समय 15-16 में भारत सरकार ने टैंकर भी भेजे थे पानी के, लेकिन आप लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में वे वापस हुए थे। इस समय बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। हर घर नल योजना आज साकार रूप ले रही है। आपको एक बार थोड़ा भ्रमण करना चाहिए शिवपाल जी, वहां जाके देखना चाहिए, जरूर जाइए। और मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर वहां जाएंगे तो अब तक लगभग 82 लाख से अधिक घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि 2024 तक हम लोग जो प्रदेश के अंदर 2,26 लाख से अधिक परिवार हैं जिन तक अब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन परिवारों को हम हर घर नल योजना के माध्यम से शुद्ध और क्वालिटी वाटर की सप्लाई कर सकेंगे। जल जीवन योजना जो है, हाँ, टंकियों के माध्यम से है। गर्मी का दिन है, जो आपकी टंकियां मर रही हैं, पानी पहुंचा, साल में पानी पहुंच पाएगा गांव में। आप चिंता मत करें। गांव के बारे में बड़े बड़े मजरे ऐसे गांव सभाएं हैं, 15-20 पुरवे हैं, वहां पर टंकियों द्वारा पानी नहीं पा। इस समय आपसे बात आ जाए, बैठिए, बीच में नहीं का दिन है, कम से कम हैंडपंप उसके बार नहीं बैठिए, कोई एक आधा विषय हो तो पूछा जा सकता है। महोदय, हम लोग प्रदेश के अंदर हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डबल इंजन सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे परियोजना में कानपुर तो सबके सामने उदाहरण है। कानपुर में सीसामऊ से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था गंगा जी में। टेनरीज का इफ्लुएंट भी जाजमऊ के पास गिरता था, और उसके बाद नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। आज सीसामऊ से एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता। 52 एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, और 7 परियोजनाओं पर बहुत शीघ्र कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम लोगों ने 2019 में प्रयागराज कुंभ भी किया था। प्रयागराज कुंभ अपनी स्वच्छता, अपनी सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए विख्यात हुआ। दुनिया उमड़ पड़ी थी प्रयागराज में। हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में 2023-24 में कृषि के निजी नलकूप में उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में 50% की छूट दी, और इस बजट में फेज वाइज बढ़ाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है कि हम उसको 100% तक पहुंचा सकें। वहां तक कार्रवाई हो रही है। पीएम कुसुम योजना, 30,000 सोलर पंपों की स्थापना की कार्रवाई, और सिंचाई की जो परियोजनाएं लंबित हैं जिन्हें हम लेने जा रहे हैं, सजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध, लखेरी बांध, इन सब पर हमारा वर्तमान में कार्य चल रहा है, और इनको भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, और अपने अन्नदाता किसानों को दलहन तिलहन के मिनी किट उपलब्ध कराने के लिए भी, बीज आदि के मिनी किट उपलब्ध कराने की भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अन्नदाता किसान अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें,
मुझे याद है 2015-16 में भारत सरकार ने 20 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को कहा था। राज्य सरकार ने नहीं लिया। 17 में आने के बाद हमारे कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव अपना भेजा और हमें मिले। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आपस में एक बेहतर कोलैबोरेशन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों की ट्रेनिंग, उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छे बीज उपलब्ध कराने के भी एक मंच ये सब केंद्र बन रहे हैं। और महात्मा बुद्ध के नाम पर कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी सरकार देने जा रही है। इसी बजट में उसका प्रावधान भी किया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों में स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है। कृषि शिक्षा के लिए भी, उसके उन्नयन के लिए भी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और राशिद गौ आश्रय स्थल के लिए भी मैंने पिछली बार विस्तार से इसके बारे में बताया है। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन निधि की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना, इन सब के लिए भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन, हर घर नल के लिए भी 22-23 के बजट में 19,500 करोड़, 23-24 के बजट में 21,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य को आगे बढ़ा सके। महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमारे माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि 2017 के पहले बाढ़ की स्थिति प्रदेश के अंदर क्या थी। 34 से लेकर 38 जनपद ऐसे थे जो अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। आज हमने इसके दायरे को कम किया है, नदियों के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, नदियों को चैनलाइज किया है और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी अब तक लगभग 23 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया जा चुका है। 23-24 में 277 परियोजनाओं को भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए, वे बड़ी परियोजनाएं हैं, मध्यम सिंचाई की परियोजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में किया गया है। और अन्य नदी कटान से अन्नदाता किसानों की उपजाऊ भूमि को रोकने के लिए, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा सेक्टर में भी इस सरकार का पूरा फोकस है और इस पर सरकार ने बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक, तकनीकी, इन सभी शिक्षा, सभी पे फोकस करते हुए कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें देखेंगे पहले क्या होता था प्रदेश में, कहां हम प्रदेश को लेकर चले गए थे। महोदय, प्रदेश की एक छोटी सी झलक अगर इसके बारे में मैं बताऊं, प्रदेश के अंदर ये 2015 का है। विकास के हर मोर्चे पर पिछड़ा यूपी। वर्ष 2013-14 में राज्य की जीडीपी 5.8% गिरकर 5 पर आ गई है। कृषि के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का की भी सुस्त रफ्तार, ये 2015 की है।
नेशनल सैंपल सर्वे 2015 शर्मनाक, लखनऊ में देश के सबसे ज्यादा बेरोजगार। पांच मार्च 2015 BRGF घोटाला, लूटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। हर जिले में उड़ी नियमों की ध्वजियां, निगरानी तंत्र रहा महज कागजी। ये सुर्खियां होती थी। और शिक्षा की बात करूं मैं, ये भी है सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये 2015 का 26,369 79 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में। ये उत्तर प्रदेश का है, 20 अगस्त 2015। 91.2% बच्चे, तीसरी कक्षा के बच्चे अंग्रेजी का एक वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। 75% बच्चे, 5वीं कक्षा के बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते। 69% 5वीं कक्षा के बच्चे घटाना भी नहीं जानते। 67% चौथी कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा या हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। ये 2015 की स्थिति थी। और इन बच्चों के बारे में ध्यान देने की बजाय नेता अफसर के बच्चे पढ़ते तो क्या ऐसे ही बदहाल होते स्कूल, ये भी टिप्पणी थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल, रिजल्ट के लिए 2-2 साल का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी। इंटरव्यू में नियमों की अनदेखी, स्केलिंग पर भी उठते रहे सवाल। यानी ये प्रदेश की स्थिति थी। खुदकशी पर सियासत, किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं। ये 6 अप्रैल 15 का, और सरकार किसान सदमे से आत्महत्या कर रहे हैं और सरकारें इस पर राजनीति। आत्महत्या या हार्ट अटैक से 100 से ज्यादा मौतें। ये राज्य की स्थिति थी। 2014 में सूखा, रुपये 490 करोड़ मिले पर बंटे नहीं। ये भी 17 मई 2015 का है। ये मान्यवर प्रदेश में होता था। पूरा सूबा तो छोड़िए, महज 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंच सकी मदद। और 15 की एक और सुर्खी है, सीएम ने माना किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये है मजबूरी। नहीं, सवाल ये है, आप जैसा प्रश्न करेंगे वैसे उसका नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं उस समय की क्या सुर्खियां थी। अरे आप तो बेकार हैं, अब क्यों बेकार हो कर रहे हैं? आप भी वही मुद्दे जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने भी उस समय उठाया होगा। आप काहे परेशान हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए उस समय हम उठाते थे, आज सरकार ने उसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है। उसको हटाने के लिए, उससे मुक्ति के लिए सरकार का अभियान चल रहा है। जब आप 12 से 17 की सरकार की टिप्पणी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आपकी स्थिति वही हो जाती है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कम से कम आपको तो नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आप भी उसके हिस्से रहे हैं, बोलते रहे हैं उस समय। और इसीलिए मैंने याद दिलाया है, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव, विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति थी।
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी, नियुक्तियों में लेट लपीती, कौशल विकास पर सरकार का कोई फोकस नहीं, भविष्य के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम को लेकर कोई रोड मैप नहीं, और मिड डे मील में भी भ्रष्टाचार व्याप्त थी। महोदय, 2017 के बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारे 91% से अधिक स्कूल अब तक सैचुरेट हो चुके हैं। 2016-17 में जो मात्र 1,34,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ते थे, आज ये संख्या 1,91,00,000 हो चुकी है। प्रदेश के अंदर ड्रॉप आउट रेट लगातार घटा है और प्रदेश में शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल लर्निंग में गुणवत्ता शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास की स्थापना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि के लिए अभिभावकों के खाते में गत वर्ष से हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से धनराशि देनी प्रारंभ की है। 1,200 रुपये प्रति छात्र भेजी जा रही है। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। हर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है। उन वंचित क्षेत्रों में जहां पर कभी स्कूल नहीं बन पाए थे, बनटांगिया गांव हैं, बहुत छोटे छोटे समूह हैं, उन सभी तक भी हम पहुंचने की कार्रवाई को हमने बजट में भी इसकी व्यवस्था की है। शिक्षा माफिया पर नकेल कसी गई है। नकल विहीन शिष्टापूर्ण परीक्षा व्यवस्था आज प्रदेश की पहचान बन रही है। अब इस असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना हो रही है। स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और डाटा प्रबंधन, ये सभी इसमें आज बन रही हैं। और महोदय, इन सब के साथ साथ माध्यमिक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस रहे हों, उनके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और यानी शासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगी, जिससे जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को पढ़ना ना पड़े, उनको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मिल सके। इसके लिए भी बजट में इसका व्यवस्था किया गया है। संस्कृत विद्यालयों के लिए, संस्कृत विद्यालय जर्जर थी, संस्कृत भारतीय संस्कृति की आधार है, इसके लिए भी उन विद्यालयों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और संस्कृत को प्रोत्साहन करने के लिए स्कॉलरशिप, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च शिक्षा में प्रदेश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाए गए हैं। पहली बार 11 विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में सहभागिता की है। 4 विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग के लिए उस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं। और प्रदेश के अंदर असेवित जो हमारे कमिश्नरी थी, उनमें विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी पैसे की व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें देवीपाटन मंडल में, मिर्जापुर मंडल में और मुरादाबाद मंडल में भी इसकी व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यूथ के लिए एक सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी लागू की गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम पढ़ने वाले छात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पहले से इसको घोषित किया है, लेकिन इन छात्रों को भी हम इंटर्नशिप के साथ जोड़ेंगे और उन्हें अनुभव भी हो सके
वे अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने स्वयं पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए भी आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी या इंस्टीट्यूशन देगा, आधा शासन देगा। इस व्यवस्था के साथ तो इंटर्नशिप स्कीम भी हम लोगों ने लागू की है। उत्तर प्रदेश के युवा, कोरोना कालखंड में हमने देखा था, हमारे लगभग 14 से 15 हजार छात्र ऐसे थे जो राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन होने और उन छात्रों को वापस घर में लाने की जब समस्या आई, हम लोगों ने उस समय यहां पे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को वहां भेजा था, उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम किया। और उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी कि अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हम प्रारंभ करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहीं भी जाने की नौबत ना आने पाए। उनके जनपद में, उनकी कमिश्नरी में उन्हें सुविधा प्राप्त हो सके। सभी 18 कमिश्नरी में पहले से सुविधा प्राप्त हो चुकी है। 75 जनपदों में इसे ले जाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन छात्रों को अलग अलग सुविधाएं दी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस बार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 43 छात्र वे आए हैं जो अभ्युदय कोचिंग से, जिन्होंने कोचिंग ली थी, वे छात्र उसमें स्थान प्राप्त किए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर न्यू एज कोर्सेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे अत्याधुनिक कोर्सेज को भी आज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वोकेशनल एजुकेशन में बाजार की जरूरत के अनुरूप हम स्किल युवाओं को तैयार करने पर जोर दे रहे हैं और उसके लिए इन कोर्सेज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ ही प्रदेश के अंदर खेल सुविधाओं के विकास के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रोत्साहन की राशि को बढ़ाने की कार्रवाई हुई, खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ाया गया। प्रदेश के शासकीय सेवाओं में उन्हें स्थान मिले, इसके लिए हम लोगों ने जहां भी संशोधन करने थे, एक्ट में संशोधन करके उस प्रकार की व्यवस्था की और भर्ती, कुछ यूथ को भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा चुका है, कुछ प्रचलित है। बहुत शीघ्र लगभग 600 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की सेवा, विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी वे लोग अपना योगदान दे पाएंगे। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों ने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चिन्हित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां के उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, वे लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को अपने तकनीकी संस्थानों को हम ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें युगानुकूल बनाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वोकेशनल एजुकेशन का टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से एक 150 से अधिक 150 आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिए एक एमओयू पर हम लोगों ने साइन किया है, जिसमें 12% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 88% यह टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगाएगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उसमें टाटा की कंपनियां उन युवाओं को अपने यहां न केवल प्रशिक्षण देगी बल्कि उनके समायोजन के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाएगी। हर वर्ष 35,000 यूथ इससे जुड़ेगा और 10 वर्ष का ये एमओयू प्रारंभ होने जा रहा है। अगले 9 महीनों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कार्रवाई होने के साथ ही इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक अवसर है। इसके साथ ही इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान,
के साथ ही युवाओं, प्रदेश के युवाओं को, 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। महोदय, सामाजिक सुरक्षा में भी प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं वह बहुत अच्छी दिशा में कार्य हुए हैं। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। निराश्रित महिला पेंशन 12 से 17 के बीच में 17 लाख महिलाओं को ये सुविधा मिलती थी, 500 रुपए की पेंशन मिलती थी। और आज हम 31 लाख महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना सुविधा दे रहे हैं, यानी 1,000 रुपए महीने सुविधा देने जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन 37 लाख लाभार्थी थे 12 से 17 के बीच में, 500 रुपए की राशि उन्हें उपलब्ध होती थी। आज इस 37 से बढ़कर के 56 लाख लाभार्थी हैं और इन्हें भी 12,000 रुपए सालाना सुविधा हम देते हैं। इसमें 1,000 रुपए की राशि 12 से 17 के बीच में इसके लिए बजट का प्रावधान था मात्र 1550 करोड़। आज इसके लिए बजट का प्रावधान है 7,948 करोड़। दिव्यांगजन पेंशन 8 लाख लाभार्थी थे, 300 रुपए पेंशन मिलती थी। राजभर जी ने 500 रुपए करवाया था। और फिर आज 11 लाख लाभार्थी हैं और प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपए पेंशन दी जा रही है। 23-24 में आपके 12 से 17 के बीच में कोई बजट का प्रावधान नहीं था। 23-24 में 1552 करोड़ 75 लाख रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है। और इसी प्रकार से कुष्ठावस्था पेंशन के लिए भी 11,430 लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 42 करोड़ रुपए की राशि उन लाभार्थियों के लिए इसमें उपलब्ध करवाई गई है। महोदय, अलग अलग सेक्टर में अगर हम देखेंगे, निराश्रित महिला पेंशन के साथ ही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 14 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो रही हैं। 14,72,000 बेटियों को इससे सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है और उन्हें एक पैकेज के रूप में 15,000 रुपए पूरे कालखंड के दौरान उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लगभग 2 लाख बेटियों की शादी इसके माध्यम से अब तक संपन्न हो चुकी है। 31,000 से 51,000 रुपए उस राशि को किया गया है। और जब ये योजना लागू हुई थी उस समय तमाम प्रकार की बड़ी यहां पर समाजवादी पार्टी ने उस समय इसका विरोध किया था। ये 2 लाख बेटियां थी जिनका विवाह इसके माध्यम से हुआ है। और अभी तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,74,00,000 लाभार्थी हैं, उनको हम लोग साल में 2 सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं। उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई है। यह सरकार की तो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं और जिनको हम लोग आज भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ रहे हैं। महोदय, चिकित्सा सेक्टर में कोविड आज हम देख सकते हैं न्यूनतम स्तर पर है, एकदम समाप्त। प्रबंधन, कोऑर्डिनेशन इसका परिणाम है। 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी गई, लगभग 40 करोड़। किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा गया। पिछले 3 वर्ष से हर गरीब को 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे भूखमरी की स्थिति ना आने पाए। लगभग 13 करोड़ अब तक
टेस्ट हो चुके हैं। और क्या स्थिति थी इससे पहले? आप लोगों का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का बजट ही 12,000 करोड़ रुपए से कम का था। आज ये बजट 30,870 करोड़ रुपए का 23-24 में होने जा रहा है। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम ALS यूपी में 2017 के पहले नहीं थी। भारत सरकार एम्बुलेंस देना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार नहीं लेना चाहती थी। जब उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि भारत सरकार फ्री में दे रही, हमने कहा भी तत्काल ले लो। और आज 500 ALS हर जनपद में, प्रदेश के अंदर हर जनपद में प्रदेश की जनता को अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना 1,16,84,453 लाभार्थी परिवार, यानी ये इतने परिवार हैं लाभार्थी, इसका 5 गुना, लगभग 6 करोड़ से अधिक परिवार, 6 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें अब तक महोदय, इसमें 1448 करोड़ रुपए जिन लोगों ने लाभ लिया है उन परिवारों को ओर से भुगतान किया गया है। जो बीमा कवर मिला है, ये भुगतान भी हो चुका है। डायलिसिस की सुविधा आज हर जनपद में बढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है कि किडनी फेल्योर के मामले आ रहे हैं, नए नए यंग नौजवानों के, पूरे समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। लेकिन सिस्टम बैठा नहीं है। डबल इंजन सरकार भी सुविधा उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रही है। हम किसी के लिए मना नहीं करते। लखनऊ की OPD की बात हो रही थी, राज्य के लोग तो आते ही हैं, राज्य के लोग तो आते ही हैं, अगल बगल के राज्यों के और राष्ट्रों के लोग भी आते हैं। लखनऊ में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, आगरा, नोएडा, इन जगहों पर आते हैं। ये मानवता की सेवा है, हम इसमें भेद नहीं कर सकते। कोई भी आएगा उसको सेवा देंगे और भरपूर सहयोग करेंगे, और उसके तहत एक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला महोदय, अब तक 11,72,29,000 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए हैं। 2,06,70 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर में रेफर किया गया है, और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी जारी हुए हैं। प्रदेश के अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए भी बजट का प्रस्ताव किया गया है। महोदय, 17 के पहले हम लोगों को तस्वीर तो देखने को तब मिली थी जब कोविड आ गया, यानी ज्यादातर जनपद ऐसे थे जिन पे कोई वेंटिलेटर ही नहीं था। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों के पास अपने वेंटिलेटर हैं, ICU की सुविधा है, और उनको टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। और प्रदेश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण का जो कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य विभाग को अनेक पुरस्कार मिले। कोविड प्रबंधन तो है ही, लेकिन मलेरिया उन्मूलन के लिए, डेंगू के लिए, कालाजार, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, तराई क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कितनी संवेदनहीन थी वे सरकारें। जब बच्चे तड़प तड़प करके मरते थे और समय कालकल्पित होते थे, बच्चा तो बच्चा है, क्यों उसके साथ इस प्रकार का वो कर रहे हैं।
और मुझे प्रसन्नता है डबल इंजन सरकार ने 96% इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह रोक दिया है। अब बच्चों की मौत नहीं होती है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए साल में 3 से 4 बार विशेष संचारी रोग नियंत्रण के अभियान भी चलते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। तेजी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस और पीजी की सीटें भी बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम योजनाओं के लिए भी पीकू बेड्स की संख्या आज यहां पर प्रदेश के अंदर काफी बढ़ाई गई। ये पीडियाट्रिक आईसीयू होता है, 16-17 में केवल 150 थी, आज इनकी संख्या बढ़कर के 6,700 से अधिक हो चुकी है। मिशन निरामया में 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 33 वर्षों से बंद पड़े 35 एएनएम सेंटर में प्रशिक्षण फिर से प्रारंभ हो गया है। अब सोचिए जिन बेटियों को वहां एडमिशन मिला होगा, उसके बाद रोजगार की गारंटी होगी, लेकिन इसके लिए संवेदना चाहिए। पोषाहार में महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा आज रेसिपी आधारित टेक होम राशन के आधार पर वितरण की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1,77,000 से अधिक स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। सारे डाटा अपलोड हो रहे हैं। और अगर प्रदेश के अंदर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर बेहतर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। रिजल्ट अच्छे आए हैं। कुछ में नेशनल एवरेज और कुछ में नेशनल एवरेज से भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश आज काम कर रहा है। ये हेल्थ सेक्टर की स्थिति है। और प्रदेश के अंदर अभी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में भी कार्य प्रारंभ किया है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार के द्वारा जिस प्रतिबद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए वह दिखनी भी चाहिए थी। महोदय, ऐसे ही अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भी मैंने कुछ पहले बात की भी है। इसमें इस सेक्टर में भी अच्छा प्रयास हुआ। हमारी जो एमएसएमई दम तोड़ रही थी, हर जनपद में था। आपके तो फिरोजाबाद में भी ग्लास का बहुत अच्छा काम होता है। पता नहीं आपने निवेश किया कि नहीं किया, आपको करना चाहिए था इसमें। अगर करते तो अच्छा रहता, लोग देखते, कम से कम आप अपने उत्पाद को दुनिया के मंच पर पहुंचाते। और मेरा मानना है आज भी फिरोजाबाद का हमारा जो कारीगर है बहुत अच्छा काम करता है। उनके सामने परेशानी थी, उस परेशानी से उन्हें मुक्त करने के लिए तमाम कार्य किए गए। और हम लोगों ने तो एमएसएमई अधिनियम 2020 के माध्यम से 1000 दिवस तक किसी भी विभाग में निरीक्षण से छूट का प्रावधान भी उनको उपलब्ध करवाया। आज परिणाम है कि सरकार के द्वारा उन्हें जो प्रोत्साहन दिया गया है वो परिणाम वो हमारे लिए रोजगार सृजन का भी माध्यम बना है और औद्योगिक निवेश की आधार स्थापित करने का भी एक आधार बना है। इस दिशा में इसने हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए का निर्यात उत्तर प्रदेश दिशा में आगे बढ़ा रहा है। महोदय, ऐसे अलग अलग फील्ड में, हथकरघा में प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में प्रदेश ने हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विद्युत वितरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। आपके समय में विद्युत वितरण में भी भेदभाव होता था, अब भेदभाव नहीं होता है। अब तो सभी 75 जनपद एक समान रूप से बिजली प्राप्त करते हैं।
1,21,000 से अधिक मजरों में तो विद्युतीकरण का काम संपन्न किया गया। कुल विद्युत का उत्पादन जो 2012 से 17 के बीच में 18,631 मेगावाट थी, आज 17 से आज की स्थिति क्या है? 30,000 मेगावाट की विद्युत की अतिरिक्त क्षमता हमारे पास आज की वह है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में हमने सोलर पावर के लिए भी एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। हमारा मानना है कि प्रदेश को आने वाले समय में जीरो नेट की तरफ जाना ही होगा और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है और हम लोग चाहेंगे कि जो सरकार की बायोफ्यूल की पॉलिसी है, रिन्यूएबल एनर्जी की है और फ्यूचर की हाइड्रोजन एनर्जी की फील्ड में जो कार्य होने जा रहा है, अनेक संभावनाओं को आगे विकसित करने जा रहा है। ट्रांसमिशन क्षमता को 16,348 मेगावाट से आप बढ़ा करके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 28,000 मेगावाट और 25 से 2025 तक 32,000 मेगावाट से अधिक करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और यह सरकार की योजना का हिस्सा है। महोदय, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, शिवपाल जी पता नहीं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आपके पास था कि नहीं था, आपके पास छीन लिया गया होगा। नहीं तो ये गड्ढे नहीं होते सड़कों पे, और तो हटा दी, इसीलिए आप लोगों ने हटा दिया ना, इसीलिए तो हटा दिया। वही मैं कह रहा हूं ना, तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उसको बेहतर किया गया है, 4 लेन के साथ जोड़ा गया। 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में आते हैं, नेपाल से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, इन सब से जुड़े हुए। अगर आप लोग शिवपाल जी को रखे होते तो संभवतः जनता एक वो नहीं बोलती उस समय कि जहां पे देखो, यानी जहां सड़क पे गड्ढे दिखाई दे तो समझ लो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आ गया है। आपके समय नहीं था इसलिए आपको हटा दिया ना, हटा दिया इसलिए। लेकिन 2017 के बाद आज गड्ढा मुक्ति अभियान, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवेज कार्य भारत सरकार ने क्या किया। थोड़ा दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे एक बार नेता विरोधी दल चल लेते तो उनको पता लगता कि क्या किया है। 12 लेन का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यह हाईवे बना है। 3 से 4 घंटे लगते थे, आज मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। अभी परसों ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार ने किया है। दिल्ली से सहारनपुर जोड़ने के लिए जो कार्य हुए हैं, अन्य तमाम उस पे जो कार्य चल रहे हैं, ये सब बताते हैं कि कार्य हुआ है। पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश अपने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यही लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है। इसी से आम जनमानस का विश्वास बढ़ा है। और मैंने पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर ग्रामीण विकास और नगरीय क्षेत्र में भी एक नए प्रोजेक्ट की व्यवस्था, इसमें एक नई प्रस्ताव भी दिया गया है, मातृभूमि योजना। कोई प्रवासी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी एक फील्ड में अपना निवेश करना चाहता है
यानी अपने गांव में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेंटर, कोई सामुदायिक भवन या कोई भी ऐसा सेंटर बनाना चाहता है तो राज्य सरकार ने उसके लिए मातृभूमि योजना प्रारंभ की। मातृभूमि योजना जिसके माध्यम से उसे सरकार भरपूर सपोर्ट करे, 60% पैसा वो देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लगाएगी और बड़े पैमाने पे लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर जो झांसी के अंदर काम कर रहा है, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया इस प्रोड्यूसर ने। लगभग 150 करोड़ रुपए का इनका वार्षिक टर्नओवर है और 13 से 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। केवल महिलाओं का समूह है। यह महिलाओं का उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर ग्राम पंचायत के पास बैंकिंग लेन देन का काम ये सभी बहनें कर रही हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। गांव-गांव में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यह ग्रामीण सेक्टर में भी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आज आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट से आपको वहां की सड़कें जगमगाती भी दिखाई दे रही होंगी। स्वामित्व योजना में 50 लाख से अधिक परिवारों को जहां पे उसके घर है वहां का मालिकाना अधिकार घरौनी उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। ये प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है, देश के अंदर पहली बार हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी के इसके लिए आभारी हैं कि उनकी प्रेरणा से आज यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर और इसका लाभ प्रदेश के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। अन्य तमाम सेक्टर्स में कार्य प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक नाइट सफारी की घोषणा हो रही है। बजट का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम कुकरेल में होने जा रहा है और कार्यक्रम को हम तेजी के साथ इको टूरिज्म के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण और वनाच्छादन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह मुझे लगता है कि आप सबने इस कार्य को यहां पर देखा होगा। प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान 135 करोड़ रुपए 135 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और इस बार फिर 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के पर्यावरण और वन विभाग कार्य कर रहा है, जिसमें इससे संबंधित तमाम स्वयंसेवी समूहों को भी इसको साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। विविध सेक्टर में भी महोदय कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर उससे पहले क्या आता था? यूपी में 17 के पहले की क्या स्थिति थी? यूपी में बेबस मुख्यमंत्री। भर्ती और प्रशिक्षण पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जो कार्य किया, भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। पुलिस बल का आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य हुआ। अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की गई और बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हर एक कार्य को रिजल्ट ओरिएंटेड किया गया। मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज वह एक मॉडल बन रहा है। सेफ सिटी 17 नगर निगम के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इस बात को बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है। 16 की तुलना में डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, फिरौती में
43.18%, दुष्कर्म में 21.75% की कमी आई है। ये प्रदेश के अंदर लगातार कार्य हो रहा है और प्रदेश के अंदर हर ग्राम सचिवालय में मिशन शक्ति रूम के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर माता को, हर बेटी को सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 3 महिला बटालियन का गठन, पीएससी की 54 बटालियन जो समाप्त कर दी गई थी उन कंपनियों को फिर से बहाली करने की कार्रवाई हुई। यूपी एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया, एसडीआरएफ का गठन किया गया। प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की कार्रवाई जो हुई आज उसके परिणाम है, निवेश उसका परिणाम है। पुलिस रिफॉर्म में 7 पुलिस कमिश्नरेट भी घोषित किए गए और 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए साइबर थाने की व्यवस्था, एफएसएल लैब्स की स्थापना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही। इसी सत्र में हम लोग वहां पे अपने कार्यक्रम को, वहां पे पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ई प्रोसिक्यूशन में देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। नवीन संशोधित जेल मैनुअल भी प्रदेश ने किया है, घोषित किया है। और मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। महोदय, ये प्रदेश के अंदर वे कार्यक्रम हैं जिन्हें अलग अलग सेक्टर के माध्यम से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में वर्ष 23-24 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट का पैसा आपने देखा होगा, हर एक सेक्टर के लिए पैसा है, हर एक योजना के लिए पैसा है, हर एक तबके के लिए पैसा है। कोई तबका अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता और फिजूल खर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट जो बताती है मुझे, प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अकेले सफाई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इन्वेस्टर समिट में इस 17 से 22 के बीच में जो हम लोग किए हैं, इसमें मात्र 21 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिवपाल जी, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है यह बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञानार्जन क्या करें।
समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है, अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचाने। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, हाँ गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है। उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते
क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। अरे आप महिला हैं, आपको नहीं, आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लेंगे तो हम आपके लिए बैठ जाएंगे। आपका हम सम्मान करते हैं, आप सभी बहनों का सम्मान करते हैं। इस जो काम हो रहा है तो सब आप ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहा है। लेकिन जो वास्तव में राम राज्य, यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य सुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है, यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक ये जो माफिया और आतंकियों का है, ये भौतिक पाप है। आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक व्याधि, और आधिदैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा। इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए, सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। और उसको समझने का अगर आप प्रयास किए होते तो इस मृग तृष्णा में नहीं फंसते। और इसके बारे में जो आचार्य रजनीश ने कहा था, वैसे नहीं कहा था, वैसे नहीं कहा। कुछ थी इस प्रकार की चीजें जो व्यवहारिक नहीं थी। जो व्यवहारिक नहीं होगा वो कभी सच नहीं हो सकता। जो सत्य होगा हर देश हर काल हर परिस्थिति में वो सत्य होगा, वो शाश्वत भी होगा। और हम इस बात को ध्यान में रखें, हमेशा विरासत को न कोसें, विरासत को न कोसें। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आपने कह दिया, भाई अगर आप आक्षेप करेंगे तो उसका जवाब तो आक्षेप के रूप में ही होगा। प्रश्न टेढ़ा होगा तो उत्तर भी तो टेढ़ा ही होगा, वो सीधा थोड़े हो सकता है। सदन की मर्यादा को तो हमें स्वयं देखनी चाहिए। हम सबको संकल्प लेना हो, प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये सबका संकल्प होना चाहिए, पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। और बजट उस मंशा को पूरा करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है, सबका आह्वान कर रहा है। हर एक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। मैंने प्रयास किया, अभी कुछ सेक्टर पे यहां चर्चा होगी, सदन पे चर्चा होगी, और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, इस बजट को पास करने में सभी लोग सहयोग करें। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य करेंगे तो सचमुच उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। और उत्तर प्रदेश को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।
इस जिम्मेदारी के साथ ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, G20 के समिट हुए थे। पे हमारा काम है सुंदरीकरण करना। हम के अतिथि आएंगे, हम सुंदरीकरण किए थे, हमने खूब सजाया था, खूब सजाएंगे आगे भी। अब जिसका काम चोरी करना होगा वो चोरी तो करेगा, क्या करेंगे आप? हमारा काम है अच्छा करना, हमारा काम है हर गरीब के जीवन में खुशहाली लेके आना, उनके लिए फूल बिछा देना, स्वागत के लिए उनको खूब आवभगत करना। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही सूल पैदा करने की होगी, उससे फूल की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि राम राज्य की अवधारणा समाजवाद से नहीं, सत्संकल्प से होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर के होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें भेदभाव किसी के साथ ना हो, न जाति, न मत, न मजहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये राम राज्य का सबसे मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं और पूरे सदन से अपील करूंगा कि इस बजट को पास करके उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी एक समग्र विकास की आधारशिला रखने वाले आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस बुनियाद को और मजबूत करने में अपना योगदान दें। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद।